गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936। ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट। किसी भी एक्ट को बनाने के कुछ ऑब्जेक्ट हैं, कि उस एक्ट को बनाने के बाद क्या हमें अचीव करना है, उन्हें हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। और किसी भी एक्ट के ऑब्जेक्ट को अगर देखना है तो उसके रिगार्डिंग एक प्रियम्बल होती है किसी भी एक्ट की। तो प्रियम्बल से हमें पता चलता है कि हमें अचीव क्या करना है। तो पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट की जो प्रियम्बल है उसके अकॉर्डिंग क्या है, टू रेगुलेट द पेमेंट ऑफ वेजेस टू सर्टेन क्लास ऑफ पर्सन। जो सर्टेन क्लास ऑफ पर्सन जो इस एक्ट के अंदर स्पेसिफाई की गई है, उनकी जो पेमेंट्स हैं वेजेस की, उनको रेगुलेट करना इस एक्ट का ऑब्जेक्ट है। आर बी सावर वर्सेस वी आर सावरकर। इस केस में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था सेफ गार्ड द वेजेज ऑफ एम्प्लॉयज। ताकि एक्ट का ऑब्जेक्ट है वो है कि जो एम्प्लॉयज़ की वेजेस हैं उन्हीं को सेफ गार्ड प्रोवाइड कराना, टाइमली पेमेंट हो सके उनको रेगुलेट करना। कोडियल्ला वयल्ला प्रेस वर्सेस मनप्पा। इन सब इस केस में कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी कि एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, टू प्रोहिबिट डिले इन पेमेंट। दूसरा, प्रोहिबिट अनऑथराइज डिडक्शन। तो एक्ट के दो ऑब्जेक्ट बताए कोर्ट ने। पेमेंट है वो एक टाइम पे होना चाहिए, जो ड्यू डेट है उसी पे हो, और अनऑथराइज डिडक्शन को रोकना भी इस एक्ट का ऑब्जेक्ट है। रामेश्वर लाल वर्सेस जोगेंद्र दास। इस केस में उड़ीसा हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि एक्ट के जो ऑब्जेक्ट हैं उसमें फर्स्ट आता है एंश्योर टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस। जो भी वेजेस का टाइम ड्यू है, जो एम्प्लॉयर ने फिक्स किए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग सभी वर्कर को उनकी वेजेस मिले। और जहाँ पे एम्प्लॉयर की लॉस एक्टिविटी की वजह से वर्कर को कोई लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है, उन सबको कंपनसेट करें। और तीसरा ऑब्जेक्ट जो एक्ट का है वो प्रोहिबिट करना अनलॉफुल डिडक्शंस को। मीनिंग ऑफ वेजेस। In ordinary language, the term wages implies reward to the laborer for the services rendered by them. जो वर्कर क्लास ने एम्प्लॉयर को अपनी सर्विसेज दी, उसके बदले में जो एम्प्लॉयर ने रिवार्ड दिया उसी को हम लोग वेजेस कहेंगे। इट मे बी पेड डेली, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, पर आवर, पर यूनिट। ये कुछ मीन्स हैं, टाइम ड्यूरेशन है, जहाँ पे एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई की वेजेस का जो ड्यूरेशन है वो फिक्स कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग उसको पेमेंट करनी है। सर्विस रेंडर्ड बाय द लेबर इंक्लूड बोथ फिजिकल एंड मेंटल सर्विसेज। यहाँ पे फिजिकल वर्क भी है और मेंटल वर्कर भी, उन दोनों को इसमें अंदर इंक्लूड किया गया है। अकॉर्डिंग टू बेनम, वेजेस आर ए सम ऑफ मनी पेड अंडर कॉन्ट्रैक्ट बाय एन एम्प्लॉयर टू ए वर्कर फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट किसका है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। और उसके अंडर जो वेजेस फिक्स की गई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के एग्रीमेंट से, उसको पे करना, जो एम्प्लॉयर पे करेगा उन्हीं को हम वेजेस कहेंगे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में भी ने भी वेजेस को डिफाइन किया है। आईएलओ के अकॉर्डिंग क्या है, वेजी रेफर टू दैट पेमेंट विच इज मेड बाय द एम्प्लॉयर टू द लेबरर फॉर हिज सर्विसेज हायर्ड ऑन द कंडीशन ऑफ पेमेंट पर आवर, पर डे, पर वीक और पर फोर्टनाइट। सेक्शन 2 सब क्लोज 6 में वेजेस को डिफाइन किया गया है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, वेजेस रेफर टू दैट रिवार्ड that is received from the employer for the services rendered by the labor per week, per month, per fortnight or per unit. It also include allowance given by employer to employee. एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। किसी भी एक्ट के एप्लीकेशन का एक दायरा होता है जिसके अंदर वो एप्लीकेबल रहेगा। ये एक्ट पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है। सेक्शन 1(6) में जो सेकंड कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि वो केसेस, वो वर्कर्स जिनकी सैलरी पर मंथ 24,000 से कम है, उन सब केसेस में एक्ट एप्लीकेबल है। और ये 24,000 जो वेजेस फिक्स की गई है 2017 एक्ट का जो अमेंडमेंट एक्ट है उसके अकॉर्डिंग फिक्स की गई है। उसके बाद सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया कि कौन कौन से
एस्टेब्लिशमेंट है, इंडस्ट्रीज हैं, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल रहेगा। और सेक्शन 2 की क्लोज 2 सब क्लोज ए टू जी में फिर आगे डिफाइन किया है इंडस्ट्रीज और एस्टेब्लिशमेंट कौन कौन सी इसके अंडर कवर होंगी। फिर अपनी माइंस, प्लांटेशन, रोड बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, एयर इनलैंड, वो सब इसके अंडर कवर होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर, इस एक्ट के अंदर कुछ एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई है। उसमें कुछ मेन है, वो इस तरह है। सेक्शन 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज करता है हर एम्प्लॉयर के ऊपर, मेक पेमेंट ऑन टाइम। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हर वर्कर को उसकी वेजेस उसके टाइम पे मिले। अगर उसमें डिले है और डिले अनलॉफुल है, अननेसेसरी है, उन सब केसेस में अथॉरिटी पेनल्टी इम्पोज कर सकती है, फाइन इम्पोज कर सकती है। उसकी लिमिट है 3,000 रुपीज़ मैक्सिमम, वो हो सकता है। सेक्शन 20 सब क्लोज 2A के अंडर। सेक्शन 4 आता है फिर अपना फिक्सिंग वेज पीरियड। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वेज पीरियड फिक्स करे। वेज पीरियड है अपने जैसे वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली। और किसी भी केस में जो वेज पीरियड है वो 1 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर ये वेज पीरियड फिक्स नहीं है, डिफाइंड नहीं है, उन सब केसेस में फाइन लग सकता है एम्प्लॉयर के ऊपर ₹3,750 का। सेक्शन 5 फिक्स करता है टाइम ऑफ पेमेंट। जो टाइम है पेमेंट का उसको भी फिक्स करना एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उसका वायलेशन है तो उन केसेस में 1,500 रुपीज़ से 7,500 रुपीज़ तक का फाइन इम्पोज किया जा सकता है एम्प्लॉयर के ऊपर। अगर सेक्शन 5 की क्लास 4 का अगर कोई वायलेशन है, उन सब केसेस में फ़ाइन हो सकता है 3,750 रुपीज़ तक का। सेक्शन 6 आता है फिर मोड ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस। जो पेमेंट के मोड हैं उसमें करेंसी है, बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, RTGS हो सकता है, और उनके अकाउंट में एम्प्लॉयर डायरेक्ट जमा भी करा सकता है। और जितनी भी पेमेंट होनी है वो करंट करेंसीज हैं, जो फिलहाल जो नोट चलते हैं मार्केट में, स्टेट ने ऑथोराइज किया है, वही उसमें चलेंगे। और जो नोट बंद हो चुके हैं उनके अंदर कोई पेमेंट नहीं होगी। अगर इस रूल का वायलेशन है उस केस में एम्प्लॉयर के ऊपर पेनल्टी लग सकती है फाइन के रूप में 3,750 रुपीज़। और ये सेक्शन 20 के अंडर अथॉरिटी इम्पोज कर सकती है। फिर आता है डिडक्शन का पार्ट। सेक्शन 7 के अंडर डिडक्शन डिफाइन किया गया है। और दूसरा, इस एक्ट का सेकंड ऑब्जेक्ट क्या था? डिडक्शन को रेगुलेट करना और प्रोहिबिट करना अनऑथराइज डिडक्शंस को। तो सेक्शन 7 की क्लोज 1 कहती है पेमेंट शैल बी पेड विदाउट एनी डिडक्शन। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी पेमेंट उसको करनी है वो बिना किसी डिडक्शन के वर्कर को पे करेगा। अगर कोई अनलॉफुल डिडक्शन है उस केस में फाइन लग सकता है सेक्शन 20 के अंडर। और फाइन की लिमिट है 1,500 टू 7,500। ये अथॉरिटी फाइन इम्पोज कर सकती है एम्प्लॉयर के ऊपर। उसके बाद है एवरी पेमेंट मेड टू एम्प्लॉयर और हिज एजेंट अमाउंट टू डिडक्शन। वर्कर ने अपनी सर्विसेज रेंडर करने के अलावा कोई भी पेमेंट एम्प्लॉयर को या उसके एजेंट को दी, उन सब केसेस में प्रज्यूम किया जाएगा कि वो डिडक्शंस हैं। इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं इस रूल की। विद होल्डिंग इंक्रीमेंट और प्रमोशन, हर वर्कर की एनुअल इंक्रीमेंट लगती है, प्रमोशन भी होते हैं जो एक टाइम बाउंड प्रमोशन है कुछ केसेस में। अगर उनको एम्प्लॉयर भी होल्ड कर ले, हो सकता है कि ऊपर की रैंक पे कोई पोस्ट खाली ना हो, इंक्रीमेंट को रोक लें लेकिन इंडस्ट्री लॉस में चल रही है और वो सैलरी इंक्रीज नहीं कर सकते, तो उनको हम डिडक्शन प्रज्यूम नहीं करेंगे। डिमोशन और रिडक्शन टू लोअर रैंक, एम्प्लॉयर ने अगर वर्कर की परफॉर्मेंस से अगर वो सेटिस्फाई नहीं है, उन सब केस में उसका डिमोशन कर सकता है, लोअर रैंक पे उसको डिमोट कर सकता है। उसके बाद आता है सस्पेंशन ऑफ वर्कर। सस्पेंशन के केसेस को भी डिडक्शन प्रज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि सस्पेंशन के केस में क्या है, सस्पेंडेड वर्कर को कुछ सैलरी डिडक्ट होकर मिलती है और वो डिडक्शन नहीं मानी जाएगी। सेक्शन 7 की क्लोज 2 में ही कुछ ऑथराइज डिडक्शन डिफाइन की गई हैं। उसमें फर्स्ट आता है अपना फाइन। फाइन को फिर
डिफाइन किया गया सेक्शन 8 में। फाइन की जो डिडक्शन है वो सेक्शन 8 के साथ पढ़ेंगे हम। सेक्शन 8 में रूल 1 है, जितने भी डिडक्शन के रूल एम्प्लॉयर ने बनाए वो स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव करवाने पड़ेंगे। अनअप्रूव्ड जो रूल हैं इंडस्ट्री के वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, स्टेट की अप्रूवल में ज़रूरी है। सेकंड है, डिडक्शन करने से पहले फ़ाइन तो इम्पोज किया, फ़ाइन इम्पोज होने के बाद उनको एक शो काज नोटिस देना पड़ेगा। अगर वर्कर जस्टिफाई करता है कि उसका कोई फॉल्ट नहीं है तो उसके ऊपर फाइन नहीं लग सकता। बिना शो काज नोटिस दिए कोई भी फाइन सैलरी से डिडक्ट नहीं हो सकता। सेक्शन 8(4) में है, जो फाइन की अपर लिमिट है वो फिक्स की गई है 3% ऑफ पे। जो भी वर्कर को सैलरी मिलनी है उसका 3% ही फाइन लग सकता है, उससे ज़्यादा नहीं लग सकता। मान लो किसी वर्कर की सैलरी 100 रुपीज़ है तो मैक्सिमम उसके जो ऊपर फाइन लगेगा वो 3 रुपये का लग सकता है, 3 रुपीज़ का, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। सेक्शन 8 सब क्लास 5, जो वर्कर जिनकी एज बिलो 15 ईयर है उनके ऊपर फाइन नहीं लग सकता। वही वर्कर जिनकी एज 15 ईयर से अबव है उन्हीं के ऊपर पेनल्टी फाइन लग सकता है। और इन रूल की जो वायलेशन एम्प्लॉयर करेंगे उन सब केसेस में एम्प्लॉयर को 1500 से 7500 तक की पेनल्टी अथॉरिटी इम्पोज कर सकती है अंडर सेक्शन 22 में। सेक्शन 8 सब क्लोज 6, इसके अंडर सेकंड कंडीशन है कि जो फाइन इम्पोज किया गया उसकी रिकवरी 90 डेज के अंडर जरूरी है, 90 डेज के बाद उसकी रिकवरी नहीं हो सकती। सेक्शन 8 सब क्लोज 8, जो भी फाइन इम्पोज किए गए और उनको फिर रिकवर किया एम्प्लॉयर ने, वो सब किसके लिए यूज होंगे? लेबर वेलफेयर के लिए। एम्प्लॉयर अपने बेनिफिट के लिए उनको यूज नहीं कर सकता, वो सिर्फ लेबर वेलफेयर की जो एक्टिविटीज़ हैं उन सब केस में यूज होंगे। अगर एम्प्लॉयर इस रूल को वायलेशन करता है उन सब केसेस में 3,750 रुपीज़ का फाइन इम्पोज हो सकता है सेक्शन 20 के अंडर। और जितने भी फाइन रिकवर किए गए उनका एक रिकॉर्ड उसको रजिस्टर में मेंटेन करना भी एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेक्शन फिर उसके बाद आते हैं डिडक्शन फॉर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी। अगर कोई एम्प्लॉयर अपनी ड्यूटी से एब्सेंट रहा है उन सब केसेस में डिडक्शन हो सकती है। सेक्शन 9 के अंडर है डिडक्शन फॉर डैमेज एंड लॉसेज, जहाँ पे वर्कर की कुछ गलतियों की वजह से एम्प्लॉयर को कुछ डैमेज हुआ है, लॉसेज हुआ है, वो रिकवर हो सकते हैं। सेक्शन 7(2) क्लॉज सी को सेक्शन 10 के साथ पढ़ेंगे तो उन सब केसेस में क्या है? डिडक्शन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। जो एम्प्लॉयर ने अपने वर्कर को कुछ सर्विसेज दी उनके उनको भी सेक्शन 10 के अंडर रिकवर किया जा सकता है। अगर एम्प्लॉयर ने कोई रूल को वायलेशन किया सेक्शन 10 का तो उन सब केसेस में 1500 से 7500 तक की पेनल्टी एम्प्लॉयर पे लग सकती है। सेक्शन 7(2) क्लोज डी में हाउस कन्वीनियंस, अगर एम्प्लॉयर ने अपने वर्कर को कुछ अकोमोडेशन प्रोवाइड की हुई हैं तो उनका एचआरए वो डिडक्ट कर सकता है। और इसके अलावा जो एम्यूनिटीज सर्विसेज हैं जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट, इस तरह की जो फैसिलिटीज़ दी हैं उनके भी वो चार्जेस डिडक्ट कर सकते हैं। रिकवरी ऑफ एडवांस, एम्प्लॉयर ने अपने वर्कर को कुछ सैलरी एडवांस में दी है उनको भी वो इंस्टॉलमेंट में रिकवर कर सकते हैं। रिकवरी ऑफ लोन्स, एम्प्लॉयर ने अपने वर्कर को लोन दिए हैं, कुछ लोन्स किसके अगेंस्ट मिलेंगे? वो वेजेस के अगेंस्ट ही मिलेंगे, तो उनकी इंस्टॉलमेंट के अंडर रिकवरी हो सकती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी और इंश्योरेंस स्कीम की कोई इंस्टॉलमेंट पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर एम्प्लॉयर ने ली है तो वो डिडक्शन हो सकता है। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के केस में एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करवाना, तो वो टीडीएस भी सैलरी से वो डिडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है फिर सेक्शन 7(2) सब क्लोज एच में ऑर्डर ऑफ कोर्ट, अगर किसी वर्कर के अगेंस्ट कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो कितना अमाउंट की रिकवरी है उनके अगेंस्ट, तो वो भी एम्प्लॉयर सैलरी से डिडक्ट कर सकते हैं।
उसके अलावा जो सब्सक्रिप्शन है उनका डिडक्शन हो सकता है। ट्रेड यूनियन की मेंबरशिप के जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है वो भी एम्प्लॉयर डिडक्ट कर सकता है। इंश्योरेंस प्रीमियम जो वर्कर को पे करने हैं और उसने ऑथोराइज किया है एम्प्लॉयर को, तो उन सब केसेस में वो भी हो सकते हैं। रिलीफ फंड्स, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, सीएम रिलीफ फंड, इन रिलीफ फंड में या तो वॉलंटरी वर्कर ने कुछ डोनेशन दी है या फिर एक कलेक्टिव डिसीजन था सब वर्कर और एम्प्लॉयर का ताकि इतना अमाउंट हम इस फंड में जमा करवाएंगे, तो जो पर हेड जितना भी बनेगा वो सब डिडक्शन हो सकती हैं। फाइन्स, सेक्शन 20 के अंडर फाइन को डिफाइन किया गया है कि अगर एम्प्लॉयर ने इस एक्ट के अंडर किसी भी रूल का वायलेशन किया तो उसके ऊपर कौन कौन से फाइन इम्पोज हो सकते हैं, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं वो इम्पोज कर सकती हैं। सेक्शन 10 डिडक्शन फॉर डैमेज और लॉसेज, सेक्शन 11 डिडक्शन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, सेक्शन 12 डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ एडवांसेज, सेक्शन 12A डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ लोन्स, सेक्शन 13 डिडक्शन फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड इंश्योरेंस स्कीम्स। इन रूल का अगर वायलेशन करके अगर एम्प्लॉयर ने कोई डिडक्शन की है तो उन सब केसेस में एम्प्लॉयर के ऊपर 1500 से 7500 तक की पेनल्टी इम्पोज हो सकती है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं अपनी वो इम्पोज कर सकती हैं। एक्सटेंट ऑफ डिडक्शन, जो टोटल डिडक्शन का एक्सटेंट है और जहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो पेमेंट करनी है एम्प्लॉयर ने वर्कर की बिहाफ पे, उन सब केसेस में अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी इंक्लूड है उनमें तो 75% तक की डिडक्शन हो सकती है। और इनके अलावा जो बाकी केसेस हैं उनमें मैक्सिमम 50% जो टोटल वेजेस का है वही डिडक्शन हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर, सेक्शन 2IA में एम्प्लॉयर को डिफाइन किया गया है। एम्प्लॉयर की डेफिनेशन क्लियर नहीं है, इसमें सिर्फ डिफाइन किया गया है एम्प्लॉयर इंक्लूड्स LR ऑफ डिकीज्ड पर्सन्स या डिकीज्ड एम्प्लॉयर। कहने का अभिप्राय है कि अगर किसी केस में एम्प्लॉयर की डेथ हो जाती है तो उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ये नहीं कह सकते कि एम्प्लॉयर तो हमारे फादर थे, अंकल थे, उनकी डेथ हो गई, अब हम लायबल नहीं है। जो भी LR होंगे वो भी एम्प्लॉयर प्रज्यूम किए जाएंगे और वर्कर्स की जो वेजेस हैं वो उसे पे करनी पड़ेंगी। सेक्शन 7 फैक्ट्रीज एक्ट है, उसमें डिफाइन किया है मैनेजर। जो फैक्ट्री के मैनेजर हैं उनको भी प्रज्यूम किया है एम्प्लॉयर। कंपनी के केसेस में उनके डायरेक्टर को एम्प्लॉयर प्रज्यूम किया है। और रेलवेज और अदर जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके अंडर जिसमें किसी भी एक पर्सन को ऑथोराइज किया गया है, नॉमिनेट किया गया है सैलरी की पेमेंट करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, तो उसको हम प्रज्यूम कर सकते हैं एम्प्लॉयर। ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर, सेक्शन 13A में एम्प्लॉयर की कुछ ड्यूटी दी गई है इस एक्ट के अंडर ही। एम्प्लॉयर की ड्यूटी बनती है कि वो रजिस्टर मेंटेन करे और जो भी रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करे। रिकॉर्ड के अंडर उसको क्या क्या मेंटेन करना है, पर्सन एम्प्लॉयड, कितने वर्कर उसके पास काम करते हैं, कौन कौन पेरोल पे है, उनकी अपॉइंटमेंट किस तरह की है उसका रिकॉर्ड, वर्क परफॉर्म, वर्कर की कौन सा वर्क परफॉर्म करना है, वो कैजुअल लेबर है, टेक्निकल है, किस तरह की है, वो सब उस कौन सी ड्यूटी उसको असाइन की गई है। वेज पेड, कौन सी वेजेस, कौन पे स्केल उसको मिले हैं वो उनका रिकॉर्ड, और कोई डिडक्शन की है और जो डिडक्शन होनी है उनका रिकॉर्ड, और बाकी जितनी रिसिप्ट्स हैं उन सब की एंट्री उस रजिस्टर के अंडर उसको करनी है। ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी बनती है। पावर एंड फंक्शन ऑफ इंस्पेक्टर, सेक्शन 14। सेक्शन 14 में एम्प्लॉयर ये एक्ट ने इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी केस है उसमें इंस्पेक्टर अपॉइंट हो सकते हैं। इंस्पेक्टर 3 टाइप्स के हो सकते हैं। फॉर ऑल पर्सन एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री, किसी भी फैक्ट्री में जितने भी लोग एम्प्लॉयड हैं उन सब के लिए सिर्फ एक सिंगल इंस्पेक्टर अपॉइंट हो सकता है। पर्सन एम्प्लॉयड अपॉन रेलवे अदरवाइज देन इन ए फैक्ट्री टू विच दिस एक्ट अप्लाइज, उन सब के लिए भी अलग से एक ये इंस्पेक्टर अपॉइंटमेंट हो सकता है। और बाकी जो फैक्ट्रीज हैं और स्टेट गवर्नमेंट जैसे स्पेसिफाई करे उनके लिए अलग से इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट हो सकती है। ड्यूटीज ऑफ इंस्पेक्टर,
सेक्शन 14 सब क्लास 4 में इंस्पेक्टर की ड्यूटीज हैं, बी विजिलेंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। इंस्पेक्टर की जो अपॉइंटमेंट की गई है उसका ऑब्जेक्ट यही है कि वो सिर्फ विजिलेंट रहे और जो एक्ट है वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो और किसी तरह का भी वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो पाए। सुपरवाइज पेमेंट ऑफ वेजेस, इंस्पेक्टर की ड्यूटी बनती है कि वो जितनी भी वेजेस की पेमेंट है उसको सुपरवाइज करे, टाइम पे मिलती हैं या नहीं मिल रही हैं, डिले है तो क्यों है, वो सब इंस्पेक्ट करना उसका काम है। इंस्पेक्ट रजिस्टर और रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट्रीज, वो टाइम टू टाइम हर फैक्ट्री या इंडस्ट्री का जो रिकॉर्ड है, रजिस्टर्स हैं, उनको चेक कर सकता है और जहाँ पे भी कोई डाउटफुल केस लगे उन सब केसेस में रजिस्टर को वो सीज भी कर सकता है, रिकॉर्ड को भी सीज कर सकता है। सेक्शन 14A में एम्प्लॉयर के ऊपर एक ड्यूटी इम्पोज की है कि वो हर जो भी केस है, चाहे वो एग्जामिनेशन का है, इंस्पेक्शन का है, इंक्वायरी का है, उन सब केसेस में इंस्पेक्टर को वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएगा, वो उसको असिस्ट करेगा। सेक्शन 20 सब क्लोज 4 में पेनल्टी फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग इंस्पेक्टर, अगर कोई एम्प्लॉयर विलफुली ऑब्स्ट्रक्टिंग इंस्पेक्टर वाइल परफॉर्मिंग इज ड्यूटी, willfully not affording facilities for inspection, inquiry, examination, etc., willfully not producing document records as demanded by the inspector, preventing any person from appearing before inspector, अगर ये सब एम्प्लॉयर ने किया है और विलफुली है ये सब, तो उन सब केसेस में उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज कर सकती है अथॉरिटी, फाइन हो सकता है 1500 से 7500 रुपीज़ तक का अथॉरिटी फाइन इम्पोज कर सकती है अगर ये सब एक्टिविटीज़ प्रूव हो जाएं। सेक्शन 20 सब क्लोज 5 में आता है रीअकरिंग ऑफेंसेस। रीअकरिंग ऑफेंसेस वो हैं कि एम्प्लॉयर बार बार वही ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है इंस्पेक्टर की ड्यूटीज़ में, अगर 2 साल के ड्यूरेशन में वो दोबारा एक्टिविटीज़ वही आती हैं, इंस्पेक्टर को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, उसको अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने से रोकते हैं, तो उन सब केसेस में 1 से 6 महीने तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और फाइन लग सकता है 3750 रुपीज़ से 22,500 रुपीज़ तक का। सेक्शन 15 अथॉरिटीज़ अंडर द एक्ट, सेक्शन 15 में अथॉरिटीज़ को डिफाइन किया है कि कौन कौन से अथॉरिटीज़ इस एक्ट के अंडर हैं। सेक्शन 15(1)(a) में कमिश्नर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंडर के जो कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं वो अथॉरिटी हैं। उसके बाद जो रीजनल लेबर कमिश्नर हैं, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं लेबर कोर्ट के, या फिर जो सिविल जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट की क्वालिफिकेशन रखते हैं और उनका एक्सपीरियंस है इन सर्विसेज का, उनको स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट कर सकती है एज ए अथॉरिटी इस एक्ट के अंडर। हु कैन बी कंप्लेनेंट, इस एक्ट के अंडर कंप्लेंट कौन कर सकता है, सेक्शन 15(2) में उसको डिफाइन किया गया है। किसी भी केसेस में जहाँ पे अनलॉफुल डिडक्शन है, डिले है पेमेंट में, उन सब केसेस में कौन कौन कंप्लेन कर सकता है। फर्स्ट आता है पर्सन हिमसेल्फ, जिसकी सैलरी डिडक्ट हुई वो, या जिसकी पेमेंट टाइम पे नहीं मिल रही है वो कर सकता है। वो किसी लीगल प्रैक्टिशनर को भी ऑथोराइज कर सकता है अपने बिहाफ पे। ट्रेड यूनियन भी अपने वर्कर को राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंप्लेंट कर सकती है, या इंस्पेक्टर ने सरप्राइज विजिट की थी और उसको वहाँ पे ये कुछ रूल की वायलेशन मिली तो इंस्पेक्टर भी कंप्लेंट कर सकता है। लिमिटेशन पीरियड विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इंसिडेंस, जिस दिन ये इंसिडेंस हुआ उसके 12 मंथ के अंदर ही ये कंप्लेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद वो नहीं कर सकते, ये इसका एक लिमिटेशन पीरियड है। जो अथॉरिटी हैं वो डिले कंडोन कर सकती हैं अगर वर्कर उनको सेटिस्फाई कराए, एक रीजनेबल ग्राउंड दे कि इस वजह से मैं नहीं कंप्लेंट फाइल कर सका, अगर अथॉरिटी सेटिस्फाई हो जाए तो डिले कंडोन हो सकता है। और इस तरह के जो भी क्लेम हैं, कंप्लेनेंट ने जो क्लेम किए हैं, उन सब केसेस को सेक्शन 15 के अंडर ही 3 मंथ के अंदर ही डिस्पोज करना होता है। अगर उसके बाद अथॉरिटी को लगे कि 3 मंथ में डिस्पोज ऑफ नहीं हो सकता, उन सब केसेस में टाइम ड्यूरेशन वो बढ़ा सकते हैं। कंपनसेशन, सेक्शन 15 क्लोज 3 में डिफाइन किए गए कंपनसेशन, जो अनलॉफुल डिडक्शन हुई थी उन केस में अथॉरिटी डायरेक्ट कर सकती है कि वो अमाउंट रिफंड करे, और जहाँ पे वेजेस नहीं मिलती थी वहाँ पे रिलीज वेज करने के वो ऑर्डर दे सकती हैं।
अनलॉफुल डिडक्शन हुई थी उन सब केसेस में जो कंपनसेशन है वो मैक्सिमम 10 टाइम हो सकता है जो अमाउंट डिडक्ट हुआ था। मान लो किसी वर्कर की सैलरी 1000 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ उसकी सैलरी से डिडक्ट हुए तो उसका 10 टाइम 1000 रुपीज़ बनता है, मैक्सिमम कंपनसेशन इतना मिल सकता है। और वेजेस जहाँ पे डिले हुआ था उन सब केसेस में 1500 से 3000 रुपीज़ तक का कंपनसेशन अथॉरिटी इम्पोज कर सकती है। अगर वेजेस रिलीज के रिगार्डिंग कोई केस चलता है और केस डिस्पोज ऑफ होने से पहले ही एम्प्लॉयर वेज रिलीज कर दे तो उन केसेस में भी एम्प्लॉयर के ऊपर 2000 रुपीज़ का जो कंपनसेशन पे करने का ऑर्डर है वो अथॉरिटी दे सकती है। पेनल्टीज अंडर सेक्शन 15(4). सेक्शन 15(4) के अंडर कुछ पेनल्टीज दी हैं। अगर वर्कर ने मैलिशियस, वेक्सियस या किसी गलत तरीके से कोई कंप्लेंट की है जो फॉल्स कंप्लेंट है, उन सब केस में वर्कर के ऊपर फाइन लग सकता है 375 रुपीज़ का, किसी भी वर्कर पे जिसने फॉल्स कंप्लेंट की थी, और वर्कर को वो पे करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को। सेकंड कंडीशन इसमें आती है जहाँ पे अथॉरिटी ने डायरेक्ट किया था सेक्शन 15 क्लोज 3 में कि एम्प्लॉयर पे करेगा कंपनसेशन वर्कर को, अगर वो नहीं करते हैं उन सब केसेस में भी एम्प्लॉयर के ऊपर पेनल्टी लग सकती है 375 रुपीज़ की। प्रोसीजर इन ट्रायल सेक्शन 22 में सिविल कोर्ट की ज्यूडिक्शन बार की गई है। जो अपनी सिविल कोर्ट है उन सब केसेस में ये ट्रायल नहीं चल सकते। इनका जो केस की प्रोसीडिंग चलेगी वो चलेंगे अपने कमिश्नर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंडर जो है लेबर कमिश्नर, रीजनल लेबर कमिश्नर या लेबर कोर्ट, उनके अंडर ही इनका ट्रायल चलेगा। बाकी कोर्ट के पास अथॉरिटीज़ नहीं है, वहाँ पे केस नहीं चल सकते। फिर आता है सेक्शन 23। सेक्शन 23 के अंडर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ, अगर वो इस एक्ट को कहीं से भी वायलेट करता है तो उन सब केसेस में वो एक्ट नल एंड वॉइड हो जाएंगे। सेक्शन 15(3) एक ड्यूटी इम्पोज करता है अथॉरिटी के ऊपर कि कोई भी केस स्टार्ट होने से पहले, जैसे मान लो हमें कंप्लेंट मिली अथॉरिटी का, तो उसके बाद वो एम्प्लॉयर को शो काज नोटिस देंगे और उसके बाद उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपना केस को जस्टिफाई करने का। फिर उसके बाद जो भी फाइन इम्पोज करने हैं जिस भी पार्टी पे वो अथॉरिटी कर सकती है। अपॉर्चुनिटी देना, नोटिस देना, ये एक मैंडेटरी कंडीशंस हैं। थैंक यू।